जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आप सब एकदम तल्लीन भाव से मेरे साथ जुड़े रहें। हाँ, देखो कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। अब अविकारी के भेद पूछे तो हम कितने बोले? 4। अव्यय के पूछे तो कितने बोले? 5। चारों अविकारी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। और अव्यय की बात करें तो उसमें प्लस कौन हो जाएगा? निपात। कौन हो जाएगा? निपात। ठीक है। अब ये जो विकारी हैं, इनमें परिवर्तन आता है। इनमें परिवर्तन किसमें किसके कारण आता है? किसमें परिवर्तन किसके कारण आता है, किसके कारण नहीं आता, उन विकारकों की बात हम करें तो यहां थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। भाई, हमारे पास 4 विकारी हैं। एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, और एक विशेषण है, और एक क्रिया है। ये 4 विकारक हमारे पास हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास विकारक कौन कौन है? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष और वाच्य। ये 6 विकारक हैं। इनके कारण इनमें परिवर्तन आता है। भाई, लिंग बदलने पर संज्ञा बदलती है, वचन बदलने पर संज्ञा बदलती है, कारक बदलने पर संज्ञा बदलती है, काल, पुरुष, वाच्य बदलने पर नहीं बदलती। इस प्रकार हमें इनको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो देखना, हम देखते हैं एक तरीके की एक टेबल से बना करके मैं आपको समझाता हूँ कि कुछ नई चीज़ें। ध्यान से देखिएगा आप। ये कलर तो दिखेगा नहीं आपको, ये ले लो। ध्यान से देखिएगा। संज्ञा। संज्ञा में लिंग के कारण परिवर्तन आता है, वचन के कारण परिवर्तन आता है, कारक के कारण परिवर्तन आता है, काल, पुरुष और वाच्य तीनों बदलने पर संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि मैं बात करूं सर्वनाम की, सर्वनाम में लिंग के कारण परिवर्तन नहीं आता। सर्वनाम में लिंग बदलने पर परिवर्तन नहीं आता। केवल सर्वनाम का जो संबंध कारकीय रूप है उसमें ही परिवर्तन आता, बाकी लिंग के कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं आता। कैसे? जैसे मैंने कहा राम जा रहा है। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? राम जा रहा है। तो राम की जगह सर्वनाम क्या आएगा? वह जा रहा है। मैंने कहा जी सीता जा रही है, सीता की जगह भी क्या आएगा? वह जा रही है। तो राम की जगह भी वह, सीता की जगह भी वह आया ना। तो लिंग परिवर्तन होने पर सर्वनाम में फिर बदल नहीं होता। लेकिन सर्वनाम शब्द का जो संबंध कारकीय रूप है उसमें तो फिर भी परिवर्तन होता है। जैसे उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो वहां तो लिंग परिवर्तन होने पर भी सर्वनाम में परिवर्तन होता है। लेकिन मेनली अपन ये मान सकते हैं कि लिंग के कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वचन और कारक बदलने पर जरूर होता है। वचन और कारक बदलने पर जरूर होता है। बात करें विशेषण की, किसकी बात करें? विशेषण की। विशेषण में लिंग के कारण परिवर्तन होता है, वचन के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन कारक बदलने पर विशेषण में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। और काल, पुरुष और वाच्य के कारण नहीं होता। अब ध्यान देना, यहां एक बात कहें, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों में ही काल, पुरुष और वाच्य के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मेनली अपन ये कह सकते हैं लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक, ये 3 ही इनके विकारक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के। और बात करूं क्रिया की, तो क्रिया में कारक को छोड़कर सब बदलने पर परिवर्तन होता है। हाँ, क्रिया में कारक को छोड़कर सभी के बदलाव होने पर क्रिया में भी बदलाव होता है। जैसे विशेषण की बात करें तो जैसे मैं कहूं बड़ा,
बड़ा एक विशेषण है, लेकिन कर्म कारक में मैंने इसका प्रयोग किया बड़ों को प्रणाम करनी चाहिए, तो बड़ों को, तो यहां ये जातिवाचक संज्ञा की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा भूखा व्यक्ति, तो भूखा विशेषण है, लेकिन भूखों को भोजन कराना चाहिए, भूखों को, तो यहां ये क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा का अनुभव करवा रहा है। तो खैर आप इतना ध्यान रखिए कि सर्वनाम में लिंग के कारण परिवर्तन ना होए, विशेषण में कारक के कारण नहीं होता, और बाकी इन तीनों में ही, इन तीनों के कारण परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्रिया में कारक को छोड़कर सभी विकारकों के कारण परिवर्तन होता है। तो ये थोड़ी सी अलग सी चीजें मैंने यहाँ बताई, और इनको जैसे 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 टॉपिक पढ़ते जाएंगे और विस्तार देते जाएंगे। पिछली कक्षा से जोड़ रहे हैं अपन इस कक्षा को, इसलिए पिछली कक्षा वाला पूरा कथानक आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूप परिवर्तन के आधार पर एक विकारी, दूसरे अविकारी। विकारी कौन? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है वो विकारी होंगे, और जिन शब्दों में इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होंगे। विकारी चार होते हैं, बोलो कौन कौन से? चुप नहीं बैठना, बोलो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और क्या होगा? विस्मयादि बोधक। तो यहां हम पहले विकारी का दर्शन करने जा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पहले विकारी के बारे में अपन कुछ चर्चाएं करने जा रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। पहले विकारी की हम बात कर रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? देखिएगा, यदि मैं संज्ञा का संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा? समधन ज्ञा, समधन ज्ञा। और इसका अर्थ लिखूं तो क्या होगा? सम्यक ज्ञान। क्या होगा? सम्यक ज्ञान। सम्यक मानी भली भांति ढंग से। ऐसे शब्द जो किसी का भली भांति ढंग से ज्ञान करवा दे, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, और उस प्रश्न के उत्तर को आप देना, जहां बैठे हो वहां उसका उत्तर बोलना। संज्ञा का कंसेप्ट एक ही प्रश्न के साथ मैं कंप्लीट करता हूं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आपकी संज्ञा क्या है? आप जो हजारों लोग इस समय कक्षा देख रहे होंगे, जब भी देखेंगे उस समय आपके सामने ये प्रश्न होगा और उसके हजारों आप उत्तर दीजिए। क्या कि आपकी संज्ञा क्या है? कोई बोल रहा होगा दिनेश, कोई बोल रहा होगा ममता, कोई बोल रहा होगा सीता, कोई बोल रहा होगा गीता। और यदि ऐसा बोल रहा है या बोल रही हैं तो उत्तर ठीक है, अन्यथा उत्तर गलत है। कई ऐसे भी बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कई बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, कई बोलेंगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। गलत बात। जिसने बोला ममता, दिनेश, सुरेश, रमेश, भावेश, जयेश, सीता, गीता आदि आदि आदि, ऐसा जिसने बोला उसका उत्तर सही है। कैसे? गुरुजी क्या पहेलियां बुझा रहे हो, बताओ तो जरा कि पूछा क्या है। जी हां, मैंने पूछा आपकी संज्ञा क्या है, तो आपको क्या बताना है? अपनी संज्ञा बतानी है। संज्ञा मानी क्या होता है? नाम। मैं यदि कहूं कि संज्ञा का पर्यायवाची शब्द ही क्या है? नाम। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाम। मैं आपसे क्या जान रहा था? मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा था। अब मैं पूछूं आप व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, इज इक्वल टू आपकी संज्ञा क्या है। दोनों एक ही बात हुई। अब कोई बोले, मैं पूछूं आपकी संज्ञा क्या है, कोई बोले व्यक्तिवाचक संज्ञा। अरे भाई, आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? आपका नाम है रमेश, आपका नाम है सीता, आपका नाम है विष्णु, आपका नाम है कृष्णा, ठीक है, आपका नाम तो ये है ना। तो संज्ञा मानी नाम। जब तक हम इसे संज्ञा 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 करते रहेंगे, व्याकरण का कोई टॉपिक मानते रहेंगे, तब तक हमें बाधाएं आती रहेगी। हमें बड़ी मस्ती से क्या मानना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम नाम पढ़ रहे हैं, और नाम हम दिन में हजारों लाखों नाम बोलते हैं, वो सब संज्ञा है, सब संज्ञा है। जैसे मैं कहूं इसकी संज्ञा क्या है? मार्कर, इसकी संज्ञा क्या है? चश्मा, इसकी संज्ञा क्या है? स्वेटर, इसकी संज्ञा क्या है? घड़ी, हाँ, इसकी संज्ञा क्या है? नाशिका, हाँ, ठीक है। मेरी संज्ञा क्या है? दीपक, ठीक है, मेरी संज्ञा क्या है? दीपक। समझे आप इस बात को? आपकी संज्ञा क्या है? आपके जो जो नाम है, सीता, गीता, ममता, है दिनेश, सुरेश, सूर्य, चंद्रमा ठीक है, पृथ्वी, इंद्र, है वायु, अग्नि, ये सब क्या है? नाम। और नाम ही को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बस इतनी सी बात। इसकी संज्ञा क्या है?
है, डिजिटल बोर्ड है, इसकी संज्ञा क्या है, मार्कर। यहाँ देखो एक पेन भी पड़ा, इसकी संज्ञा क्या है, पेन। यहाँ एक खाली पन्ना भी पड़ा है जी, इसकी संज्ञा क्या है, पेज है। और इधर ये देखो, इसकी संज्ञा क्या है, चाबी। समझे आप, संज्ञा का मतलब कोई व्याकरण के लिखे हुए शब्द नहीं है। संज्ञा मानी नाम, और दिन भर में हम हजारों नाम बोलते हैं, सभी नाम क्या है, संज्ञा है। सभी नाम क्या है, संज्ञा। पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं, पदार्थ के नाम को। लेकिन यह पदार्थ का मैं समग्र अर्थ लूंगा। पदार्थ मानी मैं केवल भौतिक वस्तुएं नहीं लूंगा, जीव जंतु जड़ चेतन सब मैंने ले लिया, ठीक है। हाँ, तो संज्ञा मानी नाम। किसी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने इसका अर्थ लिखा सम्यक ज्ञान। सम्यक मानी भली भांति ढंग से जो ज्ञान करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। देखना, मान लीजिए मैंने यहां एक शब्द लिखा नरेंद्र मोदी। जैसे ही मैंने ये शब्द लिखा तो आपके मन मस्तिष्क में एक दाढ़ी वाले बाबा की छवि आई होगी, नरेंद्र मोदी लिखते ही आई होगी। समझना, भले आप इनसे सहमत हैं, भले आप इनसे असहमत हैं, भले आप इनके पक्षधर हैं, भले आप इनके विपक्षी हैं, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में जो कुछ इनके बारे में जुड़ा हुआ है, इनकी उपलब्धियां, इनकी अनुपलब्धियां, इनके गुण, इनके अवगुण, इनके वैशिष्ट्य, इनकी सफलताएं, इनकी विफलताएं, ठीक है, इन्होंने जो कुछ प्राप्त किया वो तमाम चीजें आपके जो मन मस्तिष्क में जुड़ी हुई है, वो इस नाम के इर्द गिर्द वो ताना बाना बुना हुआ है। उन तमाम चीजों का बोध ये शब्द ही तो करवा रहा है, नरेंद्र मोदी। समझे, तो ऐसे शब्द जो किसी का ज्ञान करवाए उनको क्या कहते हैं, संज्ञा। अलग ढंग से देखिएगा, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा पद्मिनी। पद्मिनी, महारानी पद्मिनी। महारानी पद्मिनी नाम कहते ही अपन सबने नहीं देखा, लेकिन जैसे ही हमने कहा पद्मिनी तो मां पद्मिनी की एक सुंदर सी छवि आंखों के सामने उभरती है। 1303 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, चित्तौड़, जौहर, ज्वाला, सब चीजें वो घटनाक्रम जुड़ा हुआ। जो कुछ हम इनके बारे में जानते हैं, जो कुछ मां पद्मिनी के बारे में जानते हैं, उन सब चीजों का बोध, इनके व्यक्तित्व का बोध, अपने सतित्व पर आँच आती देख जौहर ज्वालाओं में जला वो चित्तौड़ी पावन यौवन था। ठीक है, तो भाव इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा भारत। समझना, बी प्रैक्टिकल। मैंने एक शब्द लिखा भारत। भारत बोलते ही विश्व मानचित्र पर वो एक सुंदर सा, जिसके प्रति अपना एक अगाध असीम स्नेह है हृदय की अतल गहराइयों से जो बड़ा स्नेह है, एक ममत्व भाव है, वो भाव जो है वो प्रकट होता है इस शब्द के साथ। ठीक है, इसको चलो यूं समझिए, मान लीजिए आज आप सऊदी अरब गए घूमने, दुबई चले गए आप, देखना संज्ञा क्या है, एक अलग ढंग से इसकी परिभाषा को समझिएगा, संज्ञा का महात्म्य क्या है और संज्ञा की आवश्यकता क्या है। आप चले गए वहां आपको कोई व्यक्ति मिला, आपने उससे पूछा भाई आप कहाँ से, और उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूं। पाकिस्तान से हूं, तो जैसे ही वो पाकिस्तान बोलेगा स्वाभाविक तौर पे आपके मन में एक उससे दूरी का भाव होगा, स्वाभाविक सी बात है। और उसी के पास कोई दूसरा बैठा है, आपने उससे पूछा भैया आप कहाँ से, उसने कहा मैं राजस्थान से हूं, भारत से हूं, इतना ही कहा मैं भारत से हूं, उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूं। तो यहां पाकिस्तान और भारत शब्द सुनने भर से आपका उसके साथ होने वाला जो रिश्ता है, प्राथमिक भाव, वो एक उसी से निकल करके आएगा। पाकिस्तान कहते हैं आपको 47 के विभाजन के दंश से लेकर के हैं, आपको 65 और 71 से लेकर के करगिल से लेकर के उरी पठानकोट सब चीजें याद आएंगी आपको तमाम वो घटनाएं उस शब्द के साथ जुड़ी हुई हैं और आपके भाव उसके साथ जुड़े हुए हैं। समझ गए आप इस बात को। और उसने कहा मैं भारत से हूं, है तो ये बोध होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी का भली भांति ढंग से ज्ञान करवा दे, वो भारत की सहिष्णुता, वो भारत की उदारता, वो भारत की धर्मपरकता है, ये तमाम चीजें, भारत का प्रकृति प्रेम, ये शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है। चलो आप अमेरिका गए और समझिए, वहां आपको किसी अमेरिकी अफसर ने पूछा आप कहां से, आपने कहा मैं भारत से, और सामने वाले ने कहा मैं पाकिस्तान से, तो उसके प्रति भाव बदल जाएगा। भारत वाले को उसे सम्मान एंट्री दे देगा, पाकिस्तान वाले की 2 बार चेकिंग करेगा। कारण क्या है, वहां का पूरा कल्चर उसके साथ जुड़ा हुआ, वहां का पूरा भाव जुड़ा हुआ, उसका पूरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, और उन तमाम चीजों का प्रतिनिधित्व एक शब्द कर रहा है, वो है भारत, और उसका कर रहा है पाकिस्तान। समझ गए आप इस बात को। तो ऐसे तमाम शब्द जो किसी का भली भांति ढंग से ज्ञान करवा दे, उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा सैमसंग मोबाइल।
मैंने एक शब्द लिखा, क्या? सैमसंग मोबाइल। सैमसंग मोबाइल, जैसे ही मैंने लिखा सैमसंग मोबाइल, आप क्या ऊपर से कर्व हुए, अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, पहले हैंग होने की समस्या आती थी, तो उसके गुण और दोष प्रैक्टिकली समझना अपने को, उसके गुण और दोष दोनों चीजों का बोध ये शब्द ही तो करवा रहा है, सम्यक ज्ञान करवा रहा है, भली भांति ढंग से ज्ञान करवा रहा है, तो इसे क्या कह देंगे? संज्ञा कह देंगे। अब समझिए आप क्या परिभाषा रटते हैं, आप यही तो रटते आए हैं, आप यही तो पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यही तो परिभाषा पढ़ते हैं, समझे आप इस बात को? तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है? भाव का नाम भी संज्ञा होता, गुण का नाम भी संज्ञा होता, दशा भी संज्ञा होती, अवस्था भी संज्ञा होती, ठीक है? समधन ज्ञा सम्यक ज्ञान। अपन ये भी कह देंगे संज्ञा का पर्यायवाची सा शब्द कौन है, नाम, तो भी कोई विशेष बाधा की बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, समझते जाइएगा, समझते जाइएगा। यदि मैं संज्ञा के भेदों की बात करूं तो मुख्यतः संज्ञा के 3 भेदों की बात किया करते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। 3 भेद अपन संज्ञा के अमूमन पढ़ते हैं। देखो, प्रारंभ में जब संज्ञा का विभाजन हुआ तो संज्ञा के 2 ही भेद चला करते थे, एक तो पदार्थवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा, ठीक है? अब पदार्थ में पर्टिकुलर एक पदार्थ की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक, और पदार्थ की जाति की बात कर रहे हैं तो जातिवाचक। तो आगे जाकर के बाद भी 3 भेदों को अध्ययन में सरलता हो, इसलिए अध्ययन सारल्य के लिए ये बना दिया गया। खैर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन कुछ पुस्तकों में आपको संज्ञा के 5 भेद मिल जाते हैं। 2 भेदों की चर्चा और होती है, 2 भेदों की चर्चा और होती है। वो 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका समुदायवाचक या समूहवाचक, हम जिसे कह सकते हैं, और एक भेद होता है आपका द्रव्यवाचक। कौन सा वाचक? द्रव्यवाचक। ये 2 भेदों की बात हो रही थी। लेकिन ये 2 भेदों की बात आई कहाँ से? ये दोनों भेदों की बात अंग्रेजी भाषा के कारण आई है। अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए कुछ विद्वान जो है संज्ञा के 2 भेद और बता देते हैं, एक तो समुदायवाचक और एक द्रव्यवाचक। अंग्रेजी के अंदर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, इस 5 भेदों की बात होती है। अब हिंदी के कुछ विद्वानों ने इसकी नकल करते हुए ये दोनों भेद हमारे हिंदी में भी शामिल कर दिए और पुस्तकों में लिख दिया जाता कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन जनाब, अब ध्यान से यदि चिंतन करें तो ये दोनों के दोनों भेद किसके अंतर्गत आ जाते हैं? जातिवाचक के अंतर समाहित हो जाते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो अपन संज्ञा के कितने भेद पढ़ेंगे? 3, एक तो व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और एक भाववाचक। क्योंकि बाकी के जिन 2 भेदों की चर्चा हो रही है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, वे दोनों ही जातिवाचक संज्ञा की में शामिल हो सकते हैं, उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमें जब पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होंगे तो अपन बेझिझक कहेंगे संज्ञा के 3 भेद होंगे, व्यक्तिवाचक, बोलो, जातिवाचक और भाववाचक। वहाँ बैठे बैठे बोला करो, उससे एक इंटीमेसी होती है, इंटरेक्शन पैदा होता है कि हाँ भाई बोल रहे हैं, कक्षा में एकदम ऑफलाइन की भांति जुड़े हुए हैं उत्साह के साथ। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, और देखो PDF आपकी इस टॉपिक की अपलोडेड रहती है, कक्षा हम समझा ही देते हैं। तो एक बार जैसे समझा, फिर PDF पढ़ा, फिर उसमें कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा देख ली, तो ये इसका लाभ है। और कक्षा में बताते बताते कई बार कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। नोट्स तो एक सामान्य प्रवाह में लिखवाए जाते हैं कक्षा के बच्चों से, लेकिन तो आप एक कॉपी पेन भी हमेशा पास रखा करें। जब लगे कुछ विशिष्ट आया, कुछ नया, तो एक शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत भी हमें रहनी चाहिए। मूल में छूट भी गया है तो हम उसमें ऐड कर लें। हाँ, एकदम शिकायत ही नहीं, गुरुजी ये तो कक्षा में बताया था, लिखवाया ही नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है? नोट करें। हाँ, स्मार्ट टीचिंग एंड स्मार्ट रीडिंग, दोनों चीज़ें, स्मार्ट स्टडी जिसे हम कहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। फिर हम बात करेंगे किसकी? जातिवाचक की। हालांकि दोनों एक ही संज्ञा के स्वरूप का है, कहे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे भाई? जैसे मैंने कहा नेता,
दोनों को ध्यान से समझना, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं अपना आगमन विधि का प्रयोग करते हुए, ठीक है। हाँ, नेता, सबके सब आ गए, पूरा का पूरा समूह आ गया तो जातिवाचक होगी। लेकिन एक नेता की हमने बात की, केवल एक की बात की, तो कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। तो अपन परिभाषा क्या बना सकते हैं कि जहां पर्टिकुलर केवल एक का ही बोध हो, जहां पर्टिकुलर केवल एक ही का बोध हो, वहां कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। और जहां उस एक के समूह का बोध हो, वहां कौन सी होगी? जातिवाचक। भाई जैसे हमने लिखा एक उदाहरण, ध्यान से समझना, हमने एक उदाहरण लिखा पद्मिनी। क्या उदाहरण लिखा? पद्मिनी उदाहरण लिखा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक की बात हुई है, लेकिन हमने लिख दिया रानी, तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। भाई रानी में तो रानी कर्मवती, रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दिद्दा है, रानी लड़ई सरकार, ठीक है। तो जो जो हम नाम जानते हैं वो सबके सब आ गए, लेकिन हमने कहा पद्मिनी, तो यहां एक की बात हुई है। तो जहां केवल एक का नाम हो, परिभाषा अपने को समझ में आनी चाहिए कैसे भी, क्या कि जहां केवल एक की बात हो वहां कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। और जहां समूह की बात हो, उस एक की जाति का बोध हो, वहां कौन सी होगी? जातिवाचक। नरेंद्र मोदी नेता, पद्मिनी रानी। जैसे हमने लिखा था भारत, हमने लिखा भारत, एक देश की बात हो रही, एक की बात हो रही, पर्टिकुलर एक की बात हो रही, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने लिख दिया यहां देश, क्या लिख दिया? देश, तो कौन सी होगी? जातिवाचक। इसमें सब आ गए, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, सब आ गए। समझे आप इस बात को? ठीक है। जैसे हमने लिखा था सैमसंग मोबाइल, एक मोबाइल ब्रांड की बात हुई, व्यक्तिवाचक, लेकिन मैंने लिख दिया मोबाइल, तो कौन सी होगी? जातिवाचक। इसमें सब आ गए, सैमसंग भी आ गया, नोकिया भी आ गया, ब्लैकबेरी भी आ गया, एप्पल भी आ गया, सब आ गए, ठीक है। जैसे भाई मैंने लिखा सीकर, एक शहर की बात हुई है, जितने उदाहरण करो उतना ज्यादा अच्छी बात है। एक शहर की बात हुई तो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। मैंने लिख दिया शहर, इसमें सब के सब आ गए, तो कौन सी हो गई? जातिवाचक। कौन सी हो गई? जातिवाचक। जैसे आप बोला करो वहां, चुप चुप मत बैठा करो। मैंने लिखा सुंदरपुरा, एक गांव की, एक स्थान विशेष की बात हुई, व्यक्तिवाचक। लेकिन मैंने लिखा जी गांव, तो उसमें सब के सब आ गए, उसमें सब आ गए, तो कौन सी हो गई? जातिवाचक। कौन सी हो गई? जातिवाचक। मैंने कहा जी पंखा, पंखा, जातिवाचक, सब पंखे आ गए, लेकिन मैंने लिख दिया जी ओरिएंट पंखा या उषा पंखा है जी, तो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का मूल भेद आपको इस बात से समझ में आ गया होगा, जहां केवल एक की बात हो, जहां केवल एक की बात हो, जहां केवल एक का नाम हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जहां उस एक के समूह का बोध हो, जहां उस एक के जाति का बोध हो, वहां कौन सी होगी? जातिवाचक। कौन सी होगी? जातिवाचक। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं और आप मेरे साथ साथ बोलते हुए जाना, ऐसे चुप मत रहना। मैं लिखता हूं, आप बोलना। जैसे मैंने लिखा एशिया, उदाहरण यही तो होते हैं और क्या। मैंने लिखा एशिया, बोलो, व्यक्तिवाचक। और मैंने लिखा सब महाद्वीप, कौन सी हो गई? जातिवाचक। सातों आ गए है जी, है 7-8 जितने भी हैं। प्रशांत महासागर, व्यक्तिवाचक, ठीक है। और मैंने लिख दिया महासागर, ठीक है। 5-6 जो भी हैं सब क्या हो गए? जातिवाचक, ठीक है। मैंने लिखा जी अमेरिका, व्यक्तिवाचक, क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और मैंने लिखा देश, तो 193-94 जितने भी हैं सब के सब आ गए, जातिवाचक, ठीक है। मैंने लिखा जी क्या लिखा मैंने लिखा जैसे नदी, सब की सब नदियां आ गई, उल्टा करते हैं, सब नदियां आ गई हैं, जो कितनी, अब इसकी संख्या भी क्या बोले, क्या पता कितनी होंगी, नदी सब की सब आ गई, गंगा, यमुना, कावेरी, गोमती, बांडी नदी, कौन सी, सूकड़ी नदी, जितनी है सब की सब आ गई, जातिवाचक। किसी एक को आप किसी नाम से पुकारते हो, गंगा, व्यक्तिवाचक। कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। भाई जैसे मैंने लिखा पर्वतमाला, सबकी सब पर्वत श्रेणियां आ गई, जातिवाचक, ठीक है। अब कितनी होंगी, ठीक है। और मैंने लिखा जी अरावली, तो कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। मैंने लिखा जी नारी, सब आ गई नारियां, जातिवाचक। अब मैंने इसी में एक शब्द लिख दिया सीता, एक का नाम है, व्यक्तिवाचक। क्या आ गई? व्यक्तिवाचक। मैंने लिखा जी शिक्षक, एक समूह है पढ़ाने वालों का, जातिवाचक। बोलो,
एकदम सरल भाव से पढ़ना चाहिए। शिक्षक क्या हो गई, जातिवाचक। अब मैंने किसी एक का नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए विवेक जी, तो कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। मैंने लिख दिया ढाका जी, कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा जी गंगाधर जी, कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा शक्तिमान जी, कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक है। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा पशु, जातिवाचक, सबके सब पशु आ गए। और केवल एक पशु की बात की, गाय, तो कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। और जैसे ही मैंने ये कहा आपके मन में एक द्वंद्व पैदा हो गया, आपके मन में एक प्रश्न जन्म ले लिया। जो गाहे बगाहे विद्यार्थी पूछते ही रहते, सर वो राठी गाय में कौन सी संज्ञा होगी, ऐसा पूछते रहते हैं। देखो यहाँ एक बात समझना आप, उससे पहले इसको समझाने से पहले, इसलिए जानबूझ करके मैंने ये उदाहरण लिया ताकि आपके मन का विवाद विश्राम ले। शब्द, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, माना। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन है, शब्द है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। लेकिन शब्द भी अपना पूरा अर्थ कब दे पाता है, जब वो किस में आता है, वाक्य में आता है। जब वो किस में आता है, वाक्य में आता है, तब सब शब्द अपना पूरा अर्थ दे पाता है। इसलिए संज्ञा के बारे में कोई अंतिम निर्णय दे कि ये वही होगा हमेशा इसमें, तो बड़ी गलत बात होगी। कैसे, जैसे मैं कहूं जी पशुओं में गाय पूजनीय है, मैंने एक वाक्य लिखा पशुओं में गाय पूजनीय है, तो यहाँ गाय में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक ही होगी। पशु जाति है और पशु नामक जाति में एक पशु का नाम है गाय, तो वो कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, अब यही वाक्य आए कि गायों में राठी गाय अधिक दूध देती है, गायों में राठी गाय अधिक दूध देती है, तो गाय जातिवाचक और राठी गाय यहाँ क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। गाय जो पशु की एक जाति का नाम है, उसमें से पर्टिकुलर एक का नाम दिया गया है यहाँ राठी गाय, जबकि राठी है तो विशेषण ही ना, व्यक्तिवाचक विशेषण भाई क्षेत्र का, राठ क्षेत्र की जो गाय है उसको राठी गाय कहेंगे। ठीक है, इसको यूं भी समझ लीजिए, जैसे फलों में आम सबसे मीठा होता है, तो फल एक जाति हो गई, उसमें एक का नाम क्या हो गया, आम। तो यहां आम में कौन सी संज्ञा होगी इस वाक्य में, व्यक्तिवाचक। अब मैं कहूं जी आमों में दशहरी आम सबसे मीठे होते हैं, तो यहां दशहरी आम क्या हो गई, व्यक्तिवाचक, और आम क्या हो गई, जातिवाचक। इसलिए संज्ञा का अंतिम निर्णय कब हो पाता है, जब वो किसी वाक्य में आता है, जब वो किस में आता है, किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो इसलिए इस पर कोई जिदने की, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैंने अपने उदाहरण सहित समझाया, मैंने उदाहरण के साथ स्पष्ट किया कि स्थिति क्या है। अंतिम निर्णय पे आप युद्ध नहीं कर सकते, आप संग्राम नहीं कर सकते, भीषण संग्राम, ऐसा ही होगा, हमने ऐसा पढ़ा था, जी नहीं। वाक्य में प्रयोग जब शब्द का होगा, तभी शब्द का अर्थ, शब्द का जो अर्थ है उसकी दिशा और दशा दोनों तय होगी। समझे आप इस बात को? ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, हम एक बड़ी छोटी सी बात कह रहे थे कि जब पर्टिकुलर किसी एक के नाम की बात हो तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, और जब उसके समूह की बात हो तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। समझे आप इस बात को? ठीक है, अब देखना, जैसे मैंने एक बात कही कि लंका के राजा का नाम रावण था, एक वाक्य बोला मैंने, लंका के राजा का नाम रावण था, तो यहाँ रावण एक राजा की बात हो रही है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैंने कहा जी राम ने रावण को मारा, क्या कहा, राम ने रावण को मारा, तो भी ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। भाई यहाँ रावण का मतलब क्या हुआ, लंकाधिपति, त्रिलोक विजेता महाराज रावण, एक राजा की बात हुई। लेकिन मैंने एक बात कही कि हर घर में रावण बैठे हैं। मैं बिना किसी परिभाषा के कंसेप्ट से आपको, आपके मस्तिष्क में समझ विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं। हर घर में रावण बैठे हैं, यहां रावण शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। क्योंकि यहां रावण शब्द का मतलब लंकापति से नहीं है, यहां रावण शब्द का मतलब उसके नक्शे कदम पर चलने वाले तमाम दुष्ट लोगों से है। तो यहां रावण शब्द एक समूह का बोध करा रहा है, दुष्ट जनों का समूह, आक्रांताओं का समूह, आतताइयों का समूह है, व्यभिचारियों का समूह है, ठीक है, आतंकियों का। रावण शब्द, हर घर में रावण बैठे हैं, ठीक है। तो यहां रावण में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। समझ में आ गई बात? तो हम इस उदाहरण से एक नियम निकाल सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में आती है तो क्या बनती है, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में आती है तो क्या बन जाती है,
जातिवाचक बन जाती है। उदाहरण हमने लिया, उदाहरण की तुलना करके हमने नियम निकाल दिया। अब इसका जो निष्कर्ष आया उस निष्कर्ष की सत्यता को जांचने के लिए हम पुनः एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि रावण के भाई का नाम विभीषण था। देखना, हमने एक उदाहरण दिया कि रावण के भाई का नाम विभीषण था। विभीषण व्यक्तिवाचक, रावण के भ्राता की बात हो रही है। अब मैंने एक उदाहरण दिया कि हमें विभीषणों से सावधान रहना होगा। हमें विभीषणों से सावधान रहना होगा। हमें विभीषणों से सावधान रहना होगा। यहां विभीषणों में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। यहां विभीषण शब्द लंकापति के अनुज की बात हो रही थी, एक शख्स की बात हो रही थी, एक की बात हो रही थी। हमें विभीषणों से सावधान रहना होगा। यहां विभीषणों शब्द घर के भेदियों के समूह का बात हो रहा है। यहां जो गुप्त बातें बाहर प्रकट कर देते हैं ऐसे लोगों की बात हो रही, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। इस बात की पुष्टि हो रही है। तो हमने क्या नियम निकाला था? हमने निकाला था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में आती है तो क्या बन जाती है? जातिवाचक। क्या बन जाती है? जातिवाचक। हमने पहले उदाहरण लिया, फिर उदाहरणों की तुलना की, तुलना से निष्कर्ष किया, निकाला, और फिर निष्कर्ष का क्या किया? प्रयोग किया। ठीक है, ये कौन सी विधि है? आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि। और आगमन विधि के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले उदाहरण, फिर तुलना और संबंध, फिर निष्कर्ष, फिर उसका प्रयोग, सत्यता की पुष्टि के लिए। इन 4 चरणों से आगमन विधि आगे बढ़ती है। व्याकरण पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन है? श्रेष्ठ विधि कौन है? आगमन विधि। हालांकि आगमन निगमन दोनों का प्रयोग करके आगे बढ़े तो अधिक श्रेष्ठ, लेकिन आगमन में निगमन समाहित होती है। खैर, ये चर्चाएं अपन बाद में करेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। आज जो समझा उसको एक बार रिवाइज करते। संज्ञा, समधन ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान। ऐसे शब्द जो किसी का भलीभांति ढंग से ज्ञान करवाए उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का पर्यायवाची शब्द ही है, क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। संज्ञा की बड़ी व्यापकता होती है। ठीक है, 3 भेद हम संज्ञा के मुख्यतः बांटते हैं अमूमन: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, अब जहां केवल एक की बात हो, मैं किसी परिभाषा की बात नहीं कर रहा, जहां किसी एक के नाम की बात हो वो व्यक्तिवाचक होगी, जहां उस एक के समूह की बात हो वहां जातिवाचक होगी। फिर हमने एक निष्कर्ष और निकाला, व्यक्तिवाचक जब बहुवचन में आ जाती है तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। हमने ये भी देखा कि किस स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक की तरफ प्रयुक्त होती है और जातिवाचक व्यक्तिवाचक की तरफ प्रयुक्त होती है। खैर, हम इसकी व्याख्याओं को और विस्तार देंगे। इस कक्षा में हम इसको यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करवाया है, आपकी आदत बनी रहे और आंखें भी न दुखें, ये ध्यान रखते हुए हम विश्राम देते हैं। शब्द विचार की इस कड़ी में हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। पहला विकारी शब्द हमने आज आरंभ भी किया है, क्या? संज्ञा। और अगली कक्षा में हम इसे और गति देंगे। आप हल्का सा, और मैं चाहता हूँ कि किताब के पन्नों में लिखी हुई कुछ परिभाषाओं के इर्द गिर्द हमारा जो अध्ययन सिमटा हुआ है उससे आगे बढ़ करके हम इसको एक नया आयाम दें, एक नई दिशा दें, और वो समझ हमारे मस्तिष्क के भीतर विकसित हो, ना कि हम केवल कुछ शब्दों पर निर्भर रहें कि ये शब्द परीक्षा में आएंगे तो ही हम हल करेंगे। जी नहीं, हमारे भीतर एक समझ होनी चाहिए। इसलिए हम अधिकाधिक प्रयोग करें और अधिकाधिक अभ्यास करें। इसी के साथ आपकी आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। ओके, जय हिंद।